हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 12, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे संघ संघ सरकार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उनकी जो भी पावर्स होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं और क्या क्या उनके पास शक्तियाँ हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने अभी तक एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री लेक्चर और साथ ही साथ में इस सेक्शन की जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन में करा रहा हूँ, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज में वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत जो हम सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनके पद को डिसाइड किया गया है। तो इनका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो क्या क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, राज्य का प्रमुख होगा। यहाँ पर राज्य स्पेशली स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि नेशन के बारे में बात की गई, एक बॉडी के बारे में बात की गई है। और राज्य की परिभाषा मैंने कई बार आपको इस लेक्चर के जो पुराने लेक्चर हुए हैं उन लेक्चर के अंतर्गत बताई। अगर अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देश का प्रथम नागरिक भी होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। अच्छा, ये बात यहाँ पर की गई है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये किस संविधान से लिया गया है? मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो ये वाला जो सोर्स है वो भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बारो किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की जितनी राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो उसके पास ही केवल निहित होंगी, और राष्ट्रपति से स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इनका उपयोग कर सकता है। किनका उपयोग? कार्यपालिका शक्ति का। तो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। अब ये कैसा प्रधान होता है? क्या वास्तविक होता है? तो वास्तविक तो नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनौपचारिक प्रधान होते हैं। कैसे प्रधान होते हैं? अनौपचारिक प्रधान। तो औपचारिक प्रधान कौन होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, अगर राष्ट्रपति अनौपचारिक प्रधान है तो औपचारिक प्रधान कौन होगा? औपचारिक प्रधान। तो औपचारिक प्रधान होंगे प्राइम मिनिस्टर। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं तो वो क्या होंगे? गवर्नमेंट के यानी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव पावर्स के औपचारिक या वास्तविक या रियल एग्जीक्यूटिव होंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो अनौपचारिक प्रधान होता है या फिर हम कह सकते हैं कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगर आपको ये पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए कि जब कोई पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसे एग्जीक्यूटिव कब किया जाता है? उसे एग्जीक्यूट तब किया जाता है जब उस पर प्रेसिडेंट अपने साइन कर देता है, और प्रेसिडेंट जब अपने साइन कर देता है तब उसे क्या है? एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव कानून बना लिया, लेजिस्लेटिव के कानून बनाने के बाद में एग्जीक्यूटिव के पास उसका काम होता है कि उसको कानून को पालन करना है या कानून को लागू करना। लेकिन कानून को लागू कौन करवाता है? राष्ट्रपति कानून को लागू करवाता है। तो इसीलिए कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और ये किसके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रपति या तो स्वयं के द्वारा इनका प्रयोग करे। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर सेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा है, और सेशन के ना चलने के दौरान अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2019 में जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, इलेक्शन होने वाले थे, तब 2019 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस जारी करके जम्मू कश्मीर को
यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, तो उनके कानून के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो वो जो कार्यपालिका शक्ति के तहत ही तो दिया था ना, तो वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? आप लोग बताइएगा, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। तीसरा कौन सा अंग होता है? न्यायपालिका। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? जो सरकार के तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों के कार्य क्या क्या हैं, इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो विधायिका होती है, इसका कार्य रहता है कानून को बनाना। कानून या फिर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो कौन होती है? विधायिका होती है, यानी लेजिस्लेटिव होती है। कानून को बनाने का कार्य किसका होता है? विधायिका का होता है। अगर बात की जाए कानून को लागू करने का कार्य, कानून को लागू करने का कार्य किसका होता है? तो लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। लागू करने का कार्य, अगर कानून अगर लागू हो गया, कानून बन गया, कानून लागू हो गया, अब इसकी सुरक्षा भी तो करनी होगी। बिना सुरक्षा के तो कोई कानून नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा अच्छी तरीके से। क्योंकि देखिए, एक इतना बड़ा देश है और इस देश में अगर कोई मतलब कानून वगैरह या फिर कोई भी लॉ बनकर तैयार हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ सकती है ना। इतने बड़े देश में इतनी जो डाइवर्सिटी है देश में, कई भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों की संस्कृति अलग है। लेकिन अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो इतनी डाइवर्सिटी को देखकर तो कानून बनाया नहीं जाएगा। कानून बनाया जाएगा एक पर्टिकुलर चीज को देखकर। तो उनके लिए क्या है? न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका क्या कार्य करता है? कानून को संरक्षण देता है। कानून को संरक्षण देने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। कानून को संरक्षण जो देता है वो कौन देता है? न्यायपालिका, या हम कह सकते हैं जुडिशरी। जुडिशरी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्यपालिका के बारे में जितने भी हम चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और विधायिका के बारे में जो चीजें हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो याद कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक है? आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, पकानी कोका दियोदशम। पकानी कोका दियोदशम। तो ये सेंटेंस याद रखना होगा। इसके बाद में एक अनुच्छेद और याद कर लीजिए, आर्टिकल 62, या फिर अनुच्छेद 62 को और याद कर लीजिए। अब देखिए, पा से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52 हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और ये 54 हो जाएगा। इसके बाद में 55, इसके बाद में 56 और 57, 58, 59, 60 और 61, और क्या हो जाएगा? 61। तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें आर्टिकल 52 में, 52 में किसके बारे में बात कही गई है? पद के बारे में। राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 52 में की गई है। तो पा से क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। आर्टिकल 53 में किसके बारे में बात की गई है? कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई। जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये चीज अभी मैंने बताई है आपको। कार्यपालिका शक्ति के बारे में 53 में बात होती है। इसके बाद में नी से क्या हो जाएगा? नी से निर्वाचन के बारे में बात होती है। नी से किस बारे में बात होती है? निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन आर्टिकल 54 में। निर्वाचन किस में होता है? आर्टिकल 54 के तहत होता है। इसके बाद में 55 में देखिए, 55 में किसके बारे में बात की गई है? जो 55 है आर्टिकल, इसमें न्यूनतम कोटा के बारे में बात की गई है। न्यूनतम कोटा के बारे में बात की गई है। जो कोटा मिलता है राष्ट्रपति को, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद में 56 में जो का है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। कार्यकाल के बारे में। और आर्टिकल 57 में दू का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो दोबारा निर्वाचन की बात किसमें की गई? कि राष्ट्रपति एक बार जो निर्वाचित हो गया है वो दोबारा भी निर्वाचन करवा सकता है, दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। तो वो उसमें बात की गई है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में जो बात की गई, यो से क्या हो जाएगा? योग्यता हो जाएगा। तो योग्यता के बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 58 में। और इसके बाद में 59 में दशाएं एवं शर्तों के बारे में बताया गया है। जो भी आर्टिकल
जो 59 आर्टिकल है, इसमें जितनी भी दशाएं होंगी या जो भी शर्तें होंगी पद के लिए, वो सभी आर्टिकल 59 में बात की गई है। इसके बाद में आर्टिकल 60 में यानी 60 अनुच्छेद 60 में किसके बारे में बात की गई? शपथ के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ये एक दूसरे में अल्टरनेट चलता रहता है, एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद में माँ से क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, वो अनुच्छेद 61 में बात की गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 62 में बात की गई आकस्मिक स्थिति के बारे में। अब वो कौन कौन सी आकस्मिक स्थिति होगी उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 62 में। तो कौन कौन सी आकस्मिक स्थिति होगी? तो ऐसी आकस्मिक स्थिति होगी कि अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, और अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति का पद है वो खाली रह सकता है। इससे ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। मतलब क्या है? अधिकतम केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति का पद है वो खाली रह सकता है। या फिर हम इसे दूसरे सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद है 6 माह के अंदर ही भरा जाना चाहिए, ये कंपलसरी है। और ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको बताए ये सभी आपको याद हो गए होंगे, और आशा ऐसा करता हूं कि यह सभी अनुच्छेद से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिटेल में इन सभी अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 54 के बारे में, क्योंकि 52 और 53 के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं। तो 54 में क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इस संविधान संशोधन के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2 लोगों को जोड़ा गया था। 2 लोगों का मतलब ये है कि 2 जगह के 2 राज्यों की वहां की जो विधानसभा है उसको जोड़ा गया था। वो कौन कौन से 2 राज्य थे? एक तो दिल्ली, एक तो पांडिचेरी। मतलब एक दिल्ली हो गया, दूसरा पांडिचेरी। तो 2 राज्यों को इसमें जोड़ा गया था। इससे पहले ये 2 राज्य, मतलब 1992 से पहले ये 2 राज्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे, लेकिन 1992 के बाद में ये भी शामिल हो गए थे। यूनियन टेरिटरी है दोनों, और इनको शामिल किया गया था। और तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली और पांडिचेरी हैं अभी तक, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होती हैं। अब हम यहाँ पर ये इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है। तो जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी पार्लियामेंट के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों के निर्वाचित सदस्य ही इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और जितने भी राज्य विधानसभाएं होती हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला कौन सा है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में तीसरा पॉइंट याद रखना होगा, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में अगर ये पॉइंट कोई ज्यादा खास जरूरी नहीं है, चौथा पॉइंट, लेकिन आपको फिर भी याद रखना होगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। मैं यहाँ पर अलग पेज लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। देखिए, जो शामिल होगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, जो शामिल होगा, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में जो शामिल होगा वो कौन कौन होगा? लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो कौन से? निर्वाचित सदस्य, मतलब जिनको हम चुनेंगे, मेरे द्वारा यानी जनता के द्वारा चुने जाएंगे, वो सदस्य शामिल होंगे। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मतलब जिनको जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद में राज्य विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे, वो भी कौन से? निर्वाचित सदस्य। यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एमएलए, या फिर कह सकते हैं विधायक। हिंदी में क्या है? विधायक। अब इसके बाद में दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, आप पुदुचेरी लिख लीजिए, पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी इन 2 राज्यों यानी यूनियन टेरिटरी के जो राज्य विधानसभा होगी, राज्य विधानसभा होगी, इसके निर्वाचित सदस्य भी किसमें? निर्वाचित सदस्य जो हैं वो किसमें शामिल होंगे? निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अब यहाँ पर जो भी सदस्य रह गए हैं, जैसे कि मान लेते हैं राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य रह गए, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। और जितनी भी विधान परिषद है, विधान परिषद कितने राज्यों में? विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है ना। कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, ये चीज आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो जितने भी विधान परिषद वाले राज्य हैं
उनके विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, डायरेक्टली क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि क्या चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री निर्वाचक मंडल में शामिल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डिपेंड करेगा, अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट या कोई दूसरा रीजन दिया गया होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो शामिल तो होता है निर्वाचक मंडल में, लेकिन शामिल नहीं भी होता है। अब यहाँ पर क्या बात होगी कि शामिल भी होता है, शामिल नहीं भी होता है, कैसे? यहाँ पर ये बात हुई है कि अगर चीफ मिनिस्टर विधानसभा का सदस्य है, यानी अगर वो विधायक बनकर आया, विधानसभा का सदस्य है, तब तो वो शामिल होगा, तब तो क्या है, चीफ मिनिस्टर शामिल होगा निर्वाचक मंडल में। यदि अगर चीफ मिनिस्टर, इन 6 राज्यों का चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वो क्या है, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। और यही सेम चीज आती है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का सदस्य है तब तो वो निर्वाचक मंडल में शामिल होगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तब वो क्या है, तब वो निर्वाचक मंडल में तभी शामिल होगा यदि वो क्या है, अगर वो निर्वाचित हुआ हो, अगर यदि क्या हुआ हो, निर्वाचित हुआ हो, ना कि मनोनीत। तो मनोनीत की दशा में वो शामिल नहीं होगा, मनोनीत होने की दशा में वो शामिल नहीं होगा। लेकिन मोस्टली क्या है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो वास्तविक प्रधान बनाया जाएगा, तो मनोनीत तो नहीं किया जाता है, वो तो निर्वाचित वाला ही सदस्य होगा, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। और अभी तक राज्यसभा में जो रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है, निधन हुआ है, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होता है और कौन निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। जो चीज भी मैंने समझाई है वही सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। बाकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दी है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन विधि है वो कैसी होती है, राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन विधि होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो सबसे पहले तो हम ये सोच लेते हैं कि आखिर गुप्त मतदान क्यों होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों बोला गया। तो गुप्त मतदान इसलिए होता है कि इनका जो मतदान है वो गुप्त तरीके से किया जाता है, मतलब किसी को भी ये नहीं बताया जाता कि किसको मतदान दे रहे हैं। गुप्त इसलिए क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, और जहां तक जो बेस रहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का वो गुप्त नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर इनका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त तरीके से कराया जाता है, तो इसीलिए इसे गुप्त मतदान बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि क्यों आखिर ये गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए होता है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा कि निर्वाचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष, दूसरा कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, जिनको डायरेक्टली हम वोट करते हैं, मतलब जिनको डायरेक्टली कौन वोट करती है, पब्लिक वोट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वोटिंग बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, या प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। और जिनको हम यानी पब्लिक वोट नहीं करती है उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं या फिर बचपन में जिस क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें एक क्लास मॉनिटर होता होगा। कौन होता है वो, क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर का जो इलेक्शन होता है, या तो कोई एक सिंगल पर्सन खड़ा होगा तो डायरेक्टली क्या है वो क्लास मॉनिटर बना दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं 2 या 3 लोग आपस में ये सोच रहे हैं कि मुझे क्लास मॉनिटर बनना है, तो आपस में क्या करवा लिया जाता है, मतलब वोटिंग करवा ली जाती है, हाथ खड़े करवाकर या फिर कैसे भी तरीके से वोटिंग करवा ली जाती है कि कौन कौन चाहता है कि पर्सन ए या पर्सन बी क्लास मॉनिटर बने। तो इस प्रकार से वोटिंग करवा ली जाती है। तो दूसरा एग्जांपल ये हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ये है कि इसको हम राष्ट्रपति के चुनाव से ही संबंधित जोड़कर एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य इनके शामिल होते हैं। लेकिन ये सभी सदस्य कैसे होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनका जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, हम लोगों के द्वारा यानी पब्लिक के द्वारा किया जाता है।
पब्लिक के द्वारा। लेकिन ये जो निर्वाचित होकर किसको निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को निर्वाचित करते हैं, प्रेसिडेंट को निर्वाचित करते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। मतलब ये प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्राध्यक्ष तो माना जाता है, राष्ट्र में जितने भी रहने वाले लोग होंगे उनका अध्यक्ष तो माना जाएगा, लेकिन क्या मैंने डायरेक्टली उसको वोट किया है, मैंने तो डायरेक्टली वोट नहीं किया है। तो वोट किसने किया है, मैंने जिनको वोट दिया तो हमने अपने जिनको रिप्रेजेंटेटिव चुना, यानी जिनका प्रतिनिधित्व मैंने किया है, तो उस प्रतिनिधित्व के द्वारा ही हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। मतलब हम जिसको वोट कर रहे हैं और वो हमारे राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब एकल संक्रमणीय प्रणाली क्यों बोली जाती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली इसलिए बोली जाती है, चलिए पहले हम इसको समझते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, ये क्या होती है, तब आपको एकल संक्रमणीय समझ में आ जाएगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये होती है कि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट क्या होते हैं, इलेक्शन के लिए मान लीजिए ए कैंडिडेट हो गया, बी कैंडिडेट हो गया, सी कैंडिडेट हो गया, तीन कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। तो अब यहाँ पर जितने भी वोट लोग दे रहे होंगे, जितने भी सदस्य वोट दे रहे होंगे, तो वो इनमें प्रायोरिटी बेस पर रखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कैंडिडेट ए को 3 नंबर पर रखना चाहता है कोई एक पर्सन, और इसके बाद में 2 को जो रखना चाहता है वो 1 नंबर पर रखना चाहता है, और सी को जो रखना चाहता है वो 2 नंबर पर रखना चाहता है। इसके बाद में दूसरा पर्सन वोट करने आएगा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा या राज्य विधानसभा का सदस्य होगा, मतलब जो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, अगर वो वोट करने आएगा तो वो क्या करेगा, वो कैंडिडेट ए को तीसरे नंबर पर रखना चाहेगा, और बी को पहले नंबर पर, और सी को दूसरे नंबर पर। इसके बाद में तीसरा आया, मान लेते हैं 5 लोग वोट कर रहे हैं, तो 5 लोगों में समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में ए को 1 नंबर पर, इसको 2 नंबर पर, इसको 1 नंबर पर रख रहा है। फिर इसके बाद में चौथा आएगा, वो क्या करेगा, इसको 3 नंबर पर रखेगा, इसके बाद में इसको रखेगा 2 नंबर पर, और इसको रखेगा 1 नंबर पर। इसके बाद में पांचवा आएगा, पांचवा क्या करेगा, इसको 2 नंबर पर रखेगा, इसको 1 नंबर पर रखेगा, इसको 3 नंबर पर रखेगा। इस प्रकार से क्या होता है, प्रायोरिटी बेस पर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर तीनों कैंडिडेट का वो डाटा चेक किया जाता है कि किसको सबसे ज्यादा नंबर 1 पर प्रायोरिटी मिली है। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर किसको प्रायोरिटी मिली है, तो बी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर 1 पर प्रायोरिटी मिली है। कितनी बार मिली है, 3 बार प्रायोरिटी मिली है। मतलब इसके 3 वोट काउंट हो जाएंगे, और जितनी भी वोटिंग की संख्या होगी और जितने भी एक सांसद या एक विधायक का जो वोट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो अभी बताएंगे, किस फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर करके बता देंगे। अगर ए की बात की जाए तो ए को 1 नंबर की प्रायोरिटी कितने बार मिली है, केवल 1 बार मिली है। और सी की बात की जाए तो सी को 2 बार प्रायोरिटी मिली है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसी वाले पहले ही चरण में ये चीज डिसाइड हो गई कि जो बी नंबर है वो राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल लायक है, यानी बी नंबर वाला जो है वो राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अब इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि पहले चरण में इनका कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इनका टाई हो जा रहा है, तो जो जिनका टाई होगा, मान लेते हैं ए और बी में टाई हो गया, सपोज करते हैं ए और बी में टाई हो गया, तो केवल अब ए और बी ही सेकेंड स्टेज में जाएंगे और इन्हीं को प्रायोरिटी बेस पर वोट किया जाएगा। बाकी अगर सी इसमें टाई नहीं होता, सी बाहर हो जाता है, तो सी के जितने भी वोट होंगे वो इन दोनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे आपस में। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये होता है जो भी कैंडिडेट जीतता है और उनके सभी वोट, जो हारने वाले कैंडिडेट के सभी वोट जीतने वाले कैंडिडेट को पूरे दे दिए जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय कहते हैं। एकल संक्रमणीय किसे कहते हैं कि हारने वाले कैंडिडेट के सभी वोट जीतने वाले कैंडिडेट को दे दिए जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। अनुपात के हिसाब से बताया जाता है कि किसकी प्रायोरिटी कितनी है, जिसको वो राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं एक विधायक के मत का मूल्य, मतलब जो विधायक होगा, एमएलए होगा, इसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वोटिंग वैल्यू, एक वोट की वैल्यू कितनी होगी, वो चीज याद पता करते हैं। तो एक विधायक के मत का जो वैल्यू होगी, मूल्य होगा, वो क्या होगा, जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या, और मल्टीप्लाई होगा 1/1000 से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए हम यूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, यूपी का एग्जाम्पल। तो यूपी के एग्जाम्पल के हम मोटा मोटी एग्जाम्पल लेंगे, तो यूपी की जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं 19 करोड़ यूपी की जनसंख्या है।
19 करोड़ है जो, वो यूपी की जनसंख्या है। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। 19 करोड़ है जो, वो यूपी की जनसंख्या है। और निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 403 है। मल्टीप्लाई किससे होगा? 1/1000 से होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 3 जीरो तो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर एक एमएलए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 471.46। 471.46, यानी एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 471 वैल्यू होगी। लगभग लगभग कह सकते हैं 472 कह लीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी तो मैंने कम ही ली है ना, 19 करोड़ से ज्यादा है जनसंख्या। तो यहाँ पर 471 472 कह सकते हैं, या फिर 500 वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं आज के हिसाब से, क्योंकि अब तो जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी की जनसंख्या ले ली, कंसीडर कर ली, और उसी के हिसाब से क्या हो गया? 471.46 वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि ऐसे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है, ये फार्मूला याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फार्मूला क्या है। तो उस राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000। तो ये फार्मूले से आप लोग एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी राज्य के सभी विधायकों के मतों का मूल्य आपस में बराबर होता है। अगर मान लीजिए यूपी राज्य के जितने भी विधायक होंगे, उनके जो मतों की वैल्यू होगी, यानी वोट की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? इक्वल होगी। अगर 471 एक विधायक की निकली है, चाहे वो किसी भी जिले, यानी मान लेते हैं कानपुर जिले का विधायक है, तो अगर वो किसी दूसरे जिले का भी विधायक होगा, इलाहाबाद का भी अगर कोई विधायक होगा, तो उसकी भी वैल्यू कितनी निकलेगी? 471 ही निकलेगी, अलग अलग नहीं निकलेगी। लेकिन अगर यही मान लेते हैं यूपी के कानपुर जिले का एक विधायक की वैल्यू कितनी है, इसके बाद में दिल्ली के कोई भी एक जिले के विधायक की वैल्यू कितनी है, तो वो अलग अलग निकल जाएंगी। अलग अलग राज्यों के विधायक के मतों की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन एक ही सेम राज्यों के विधायक की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब वहीं पर हम बात करते हैं एक सांसद के मत की वैल्यू। तो सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू कितनी होती है? इसके वोट की वैल्यू सभी राज्य के विधायकों के मत को कुल मूल्य, कि जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं उनके विधायक के जितने भी मत होंगे, उनके जितने वैल्यू होगी, उनका मूल्य, और बटे सांसदों की निर्वाचित संख्या। तो सांसदों की निर्वाचित संख्या होगी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों की जो निर्वाचित संख्या होगी, उनकी बटे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक सांसद के मत की वैल्यू निकल आएगी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से किस प्रकार से रख सकते हैं? इसको टोटल एमएलए का वोट हो जाएगा और टोटल एमपी बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए टोटल एमएलए वोटिंग, और बटे क्या हो जाएगा? टोटल एमपी। जितने भी एमपी होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये एक सांसद के वोट की वैल्यू हो जाएगी। और राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? यहाँ पर नोट दिया गया, पहले इसको पढ़िए। सांसद के सभी सदस्यों के मत का मूल्य आपस में बराबर होता है। लोकसभा के सभी सांसदों के मतों का मूल्य राज्यसभा के सभी सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि संख्या बल के कारण लोकसभा की संख्या है वो ज्यादा होती है, राज्यसभा की संख्या है वो कम होती है। मतलब राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम है, जबकि लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रख लीजिए, क्या चीज? एक छोटी सी बात है, जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी नॉमिनेशन भरता है, राष्ट्रपति पद के लिए यदि कोई भी नॉमिनेशन भरता है, तो राष्ट्रपति पद के लिए एक जमानत राशि देनी पड़ती है। पद के लिए जमानत राशि, जमानत राशि। तो जमानत राशि वो कितनी होती है? 15,000। 15,000 जो होती है वो क्या होती है? राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि होती है। लेकिन अब ये जमानत राशि यदि जब्त हो जाती है, तो जमानत राशि कब जब्त होती है? जमानत राशि जब्त कब होती है? यदि किसी भी पद के लिए, मतलब उस व्यक्ति को अगर 1/6 वोट से कम मिले, या 1/6 वोट ना मिले, तो उसकी जमानत राशि है जो वो रद्द हो जाती है, मतलब जब्त हो जाती है। याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक बात की थी न्यूनतम कोटा के बारे में। अनुच्छेद 55 मिसिंग है शायद। हाँ,
55 तो यही हो जाएगा ना न्यूनतम कोटा। तो न्यूनतम कोटा क्या है, इससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम कोटा, चलिए वो देख लेते हैं। न्यूनतम कोटा यहीं पर देखते हैं। न्यूनतम कोटा, तो न्यूनतम कोटा कितना होगा, सॉरी, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस वन और ओवरऑल का प्लस वन। तो ये जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम कोटा होता है। मतलब कम से कम इतने वोट तो मिलने ही चाहिए, न्यूनतम कोटा होता है ये। कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस वन और ओवरऑल का प्लस वन, तो ये न्यूनतम कोटा होता है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। क्या बताता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 56 जो है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में। तो पद ग्रहण करने के 5 साल तक राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है, या फिर हम कह सकते हैं टेन्योर होता है। हटने या हटाए जाने या त्याग पत्र देने पर वह किसको दे सकता है अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। हालांकि ये हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद में अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन भी हो सकता है। दोबारा निर्वाचन का मतलब ये है कि मान लेते हैं अभी फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अगर ये अपने राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद में अगर दोबारा निर्वाचित होना चाहती हैं तो ये निर्वाचित हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, अधिकतम जितनी बार चाहें उतनी बार। मतलब एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, उनकी एज 35 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। तो अगर 35 ईयर होनी चाहिए, बाकी जितनी भी योग्यताएं होंगी, दशाएं होंगी या शर्तें होंगी वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप ये समझिए, अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष का है वो राष्ट्रपति बन गया है तो वो अपने उम्र तक जितनी बार चाहे उतनी बार तक राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं में क्या क्या शामिल होता है, राष्ट्रपति की योग्यताओं में शामिल होता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी न्यूनतम उम्र पूरी कर ली हो उसने, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केवल योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, केवल लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वो क्या राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, तो वो निर्वाचित नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। और कोई भी वो लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो योग्यता है वो क्या है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये चीज याद रखना। इसके बाद में इसमें कौन कौन योग्यता में शामिल नहीं होता है, वह पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो अन्यथा ना हो वो आवश्यक नहीं है। भारत का जन्मा नागरिक हो यह अभी आवश्यक नहीं है, भारत में जन्मा ना हो लेकिन भारत का नागरिक हो, ये चीज याद रखिएगा। भारत में भले ही वो जन्मा ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 59 आता है। तो अनुच्छेद 59 किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति की शर्तें किसमें आती हैं, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 15,000 रुपए जमानत राशि। और जमानत जब्त कब होती है, जब कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तब जमानत को रद्द कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दी जाती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, ये चीज भी आप लोग याद रखिए। ये चीज मैंने अभी इसके लास्ट लाइन में बताई थी आपको। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई है,
और जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मान लेते हैं अगर सपोज करिए कि उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो राष्ट्रपति की शपथ कौन कराएगा? उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा एज में सबसे ज्यादा होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, वह राष्ट्रपति की शपथ कराएगा। अनुच्छेद 61 जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। आधार इसका क्या है, मतलब किन किन लोगों पर राष्ट्र महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, लेकिन इसका क्या आधार होना चाहिए? तो वो आधार होना चाहिए कि अगर वो संविधान पर अतिक्रमण करता है या संविधान में कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अब संविधान पर अतिक्रमण करना ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, और याद रखिएगा जो भी भारतीय संविधान में कई शब्द ऐसे हैं जो परिभाषित नहीं किए गए। आपको 90% से ज्यादा शब्द देखने को मिलेंगे जो संविधान में जिनके बारे में परिभाषा नहीं दी गई है, मतलब कुछ ही शब्द हैं जिनके बारे में परिभाषा दी गई है, बाकी आपको 90% से ज्यादा या 95% कह लीजिए, 95% से ज्यादा आपको शब्द ऐसे दिखेंगे जिनकी संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है, कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, हम प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं एक बार। अच्छा, महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, यानी डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है। तो महाभियोग को क्या कहेंगे? इम्पीचमेंट कहेंगे। इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 है। इसके बाद में अब देखिए, महाभियोग अब तक कितने राष्ट्रपति पर लगाया गया, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब तक महाभियोग है वो कितने राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया चलाई गई है? तो कितने पर चलाई गई है? तो अब तक एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये प्रक्रिया चलाई गई हो, मतलब भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन लोगों पर किसी पर भी महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 का प्रयोग नहीं किया गया है, अब तक किसी पर भी नहीं किया गया है। महाभियोग लाने के लिए जो प्रस्ताव लाता है उसको कितने वोट होने चाहिए? उसको 1/4 वोट होने चाहिए। 1/4 वोट हैं जो उसके पास कम से कम होने चाहिए, तो वही प्रस्ताव ला सकता है। अच्छा, प्रस्ताव ला कौन सकता है, कौन कौन प्रस्ताव ला सकता है? तो प्रस्ताव जो है या तो लोकसभा ला सकती है या तो राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट का, संसद का कोई भी सदन है वो महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव ला सकता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे विशेष तौर पर। स्टेटमेंट में ये भाषा चेंज करके ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में भी लास्ट बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे विशेष तरीके से कि स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी भाषा चेंज कर दी जाती है, तो भाषा को ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिए। तो अगर संसद वहां पर लिखा है तो संसद में तो दोनों ही आते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आते हैं, तो दोनों को जब दोनों में से कोई भी तो ला सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाना चाहता है कोई, तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी ला सकता है, लेकिन जो भी लाएगा उसको उसके अपने सदस्य संख्या का 1/4 जो है वो क्या चाहिए, उसे प्रस्ताव लाने के लिए मत चाहिए, जो भी प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे कितना 1/4 मत चाहिए, 1/4 वोटिंग चाहिए। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो भी प्रस्ताव ला रहा है उसको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब नोटिस किसको देना होगा? प्रेसिडेंट को, और जो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के जो भी पदेन सभापति होंगे उनको नोटिस देना होगा कि हम ये महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहते हैं। अब ये महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और किसी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया, अब तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। और कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे पारित होगा? तो ये कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी लाया जा सकता है। पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत से पारित होगा। कौन से विशेष बहुमत से? 2/3 बहुमत से। विशेष बहुमत किस प्रकार का? 2/3 बहुमत
विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से ये पारित होगा। स्पेशल मेजोरिटी जैसे मान लेते हैं पहले लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा इसमें 2/3 से इसे पारित करेगी, फिर इसे राज्यसभा में भेजेगी, राज्यसभा के बाद में इसे 2/3 से वहां पारित होना पड़ेगा, फिर इसके बाद में जो भी राष्ट्रपति होगा उसके पास भेजा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट है तो वो उसके पास क्यों भेजा जाएगा। देखिए राष्ट्रपति इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकता है और उसको जवाब देना ही देना होगा। बस वो 14 दिन के लिए वापस भेज सकता है कि आप अपने ऊपर एक बार विचार कर लीजिए, जो भी आप महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं इस पर विचार कीजिए क्या यह सही है। और 14 दिन पहले नोटिस इसलिए देना होता है क्योंकि राष्ट्रपति को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल जाए और वो अपना वकील भी कर सके। तो इस वजह से क्या है, राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिलता है। तो लोकसभा राज्यसभा से 2/3 पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को स्वयं के महाभियोग पर साइन करना अनिवार्य हो जाएगा, मतलब वो बाध्य हो जाते हैं कि उनको साइन करना ही करना होगा। लेकिन हाँ, वो 14 दिन के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर लेकिन 14 दिन के बाद वापस से उनके पास पहुंचता है राष्ट्रपति के पास में तो वो साइन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसे लाई जाती है। इसके बाद में अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति आकस्मिक स्थिति के बारे में बताता है। क्या बताता है, आकस्मिक स्थिति के बारे में। इसको लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, आकस्मिक स्थिति के बारे में। और आपको एक विशेष सूचना देनी है, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मात्र 49 रुपए में आप हमारे एग्जाम वेब ऐप का टेस्ट सीरीज पास खरीद सकते हैं। मात्र 49 रुपए में एग्जाम वेब पर जाइए, लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद में 49 रुपए में आप हर एग्जाम के लिए टेस्ट पास खरीद सकते हैं, जो कि आपके 1 ईयर के लिए वैलिड रहने वाला है। और 1 ईयर के लिए जब ये वैलिड रहेगा तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं, ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं वो इसी में आपके कवर हो जाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो कोई सा भी, या फिर चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई भी अन्य स्टेट से संबंधित यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी एग्जाम हो, तो वो इस 49 रुपए में ही आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो इसको जाकर एक बार जरूर विजिट करिए और एक बार चेक करिए। और 49 रुपए में एक नॉर्मल अगर बात की जाए तो पिज्जा के या बर्गर से भी कम प्राइस में ये आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का पास मिल जाएगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाकी अन्य जितने भी जो बहुत से लोग हैं टेस्ट देते हैं उनमें बहुत महंगे महंगे भी हैं, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में ये टेस्ट पास प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको इससे भी कोई छूट चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9648043168 पर आप व्हाट्सएप करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप एग्जाम वेब ऐप में चैट सपोर्ट पर जाकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इन सारी चीजों की जो सुविधा रहेगी वो आपको 24/7 मिलेगी, आप कभी भी मैसेज करिए आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद में अब हम बात टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था, अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पूर्ण होने से पहले यानी उसके उत्तराधिकारी का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। तो ये एक आकस्मिक स्थिति है, तो ये इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यानी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो करेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। अगर इनका कार्यकाल जब भी पूर्ण होने वाला होगा तो इनके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले, देखिए मोस्टली अभी आपको देखने में मिल रहा होगा 27 जुलाई, जितने भी राष्ट्रपति का कार्यकाल है या नया राष्ट्रपति जब भी बनता है तो 27 जुलाई को ही अपना पद ग्रहण करता है। तो 27 जुलाई से पहले ही क्या है, इलेक्शन करा लिया जाता है, जो हर टेन्योर के बाद, और टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 6 माह का हो सकता है। कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा उनका कार्यकाल कितना हो सकता है, अधिकतम 6 माह का हो सकता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में यहीं पर आपको एक जरूरी चीज और बतानी है कि आपको जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना था, 5 साल का था। राष्ट्रपति का कार्यकाल खाली होता है तो किन कारणों से, निम्न कारणों से होता है। वो कौन कौन से कारण हैं, एक तो कार्यकाल समाप्त हो जाए,
या तो निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, या तो किसी राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाए या मृत्यु हो जाए, या तो वो अपना त्याग पत्र दे दे, या तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए। तो ऐसे इन सभी कारणों में अगर कार्यकाल समाप्त होता है तो कार्यकाल समाप्त होने की दशा में इसको हम समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 ईयर का। इनका जो टेन्योर होता है, ओवरऑल टेन्योर, वो 5 ईयर का टेन्योर होता है। अब जो अगर कार्यकाल इनका जो राष्ट्रपति का पद है, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेसिडेंट, याद रखिए इसको हम क्या वो पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किन कारणों से खाली हो सकता है? वो इन कारणों से शामिल होगा। पहला क्या है कि यदि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो एक तो कारण ये है कि इनका पद खाली हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि इनकी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति हैं जो, उनकी मृत्यु हो जाए या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे। और पांचवा कारण क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए, या महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लगा दिया जाए। सिंपल सा लिख लीजिए, महाभियोग लगा दिया जाए। तो इन 5 कारणों से राष्ट्रपति का पद है जो वो क्या रह सकता है, खाली हो जाता है, या खाली क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली होता है। अब यहाँ पर जो पहला कारण है राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाना, तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और चुनाव ना हो पाया हो तो पुराना राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है और वह अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। तो पहले कारण में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है और कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो इसमें जो पहला राष्ट्रपति होगा, मतलब उससे जो पहला राष्ट्रपति होगा, जैसे कि मान लेते हैं करंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। अब क्या है, इनके बाद में इलेक्शन होना है, इनके राष्ट्रपति का जैसे टेन्योर एंड होता है, तो इसका क्या है, इनका क्या है, अब इनका टेन्योर एंड हो गया है और टेन्योर एंड होने के बाद में इलेक्शन होना है। क्या होना है? इलेक्शन होना है। और सपोज करते हैं इलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी भी परिस्थिति में इलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में ये घटना होगी कि जो इलेक्शन ना हो पाने की वजह से द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति पद पर बनी रहेंगी। ये क्या रहेंगी? ये राष्ट्रपति के पद पर बनी रहेंगी और ये अधिकतम 6 महीना तक, अधिकतम कितने, 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकती हैं। मैक्सिमम कितना रह सकती हैं? 6 महीने तक। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। तो ये जो पहला पॉइंट है इसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पर बचे हुए 4 पॉइंट हैं। इन स्थितियों में कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो इन स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा वो इन परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाएगा और यह भी कितने दिन तक? 6 महीने तक रह सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बात बताते हैं आपको, एक सूचना नहीं है, मतलब जानकारी है इसी से संबंधित। एक जो मृत्यु और स्वास्थ्य की वजह से मैंने एक कारण बताया था कि राष्ट्रपति पद का खाली होना, तो ऐसा कितनी बार हुआ है? तो ऐसा 2 बार हुआ है। एक कब हुआ है? जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात बीबी गिरी जो उस समय पर उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कार्यवाहक प्रेसिडेंट का पद संभाला था, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। कितने दिन के लिए संभाला था? 78 डेज के लिए संभाला था, 78 डेज के लिए संभाला था। और कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने, किंतु इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से त्यागपत्र दे दिया था, तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। अब इन्होंने क्या सोचा, बीबी गिरी, यहाँ पर देखते हैं,
बीबी गिरी ने उस समय क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम कार्यवाहक ही क्यों बनना है, हम तो प्रेसिडेंट बने हैं, तो प्रेसिडेंट में हम क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट के पद से जब हम इस्तीफा दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब हम राष्ट्रपति घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा नहीं हो पाया तो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया, और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये 78 दिन के लिए ही प्रेसिडेंट बने रहे, और जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये वाइस प्रेसिडेंट से भी हटा दिए गए, और प्रेसिडेंट जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए तो उससे भी हटा दिए गए। अब जब ये हटा दिए जाते हैं तो इनके पश्चात में एक व्यक्ति है एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो कौन थे उस समय पर, एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, चीफ जस्टिस थे, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने कार्य किया था जब बीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था। कितने दिन के लिए कार्य किया था, 35 दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। ये चीज आप लोग को याद रखनी होगी। इसके बाद में क्या होता है, दूसरे जो पर्सन होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दूसरे पर्सन कौन थे, दूसरे पर्सन थे फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे पर्सन कौन थे जिनकी मृत्यु होती है, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, तो इनकी क्या होती है, डेथ होती है, अपने राष्ट्रपति के पद के दौरान ही इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के पश्चात बीडी जत्ती को, बीडी जत्ती को क्या बनाया जाता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और कार्यवाहक जब प्रेसिडेंट बनते हैं इसके बाद में ही क्या होता है, इनके बाद में तुरंत कौन, फिर से एक बार एम हिदायतुल्ला दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट के तौर पर ये नियुक्त कर दिए जाते हैं, एम हिदायतुल्ला। और ये एम हिदायतुल्ला जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे ये, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके पास 3 पद रहे हैं, और बहुत ही अनलकी पर्सन है, मतलब इनके पास खीर तो आई लेकिन चखने को नहीं मिला। मतलब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने लेकिन प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो खीर तो आ गई पास में लेकिन चखने को नहीं मिली। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। एम हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उस समय पर थे, और ये 2 बार यहाँ पर इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को भी संभाला है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 71 के बारे में। तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, यदि कोई विवाद होता है, विवाद किसमें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इनके दोनों के इलेक्शन में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन संभालेगा, वो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। वो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। और अनुच्छेद 71 क्लॉज 2 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जाएगा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो किस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा निर्वाचन को, कि निर्वाचक मंडल है जो वो कैसा है, अपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, जो कि महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करेगा, मृत्यु दंड पाए गए व्यक्ति को क्षमादान करेगा, सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करेगा। इसी प्रकार से राज्यपाल की भी क्षमादान शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां होती हैं, राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमा करेगा, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है वो
जो मृत्यु दंड दिया गया उसको माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। लेकिन माफ ना करके उसे लघुकरण या परिहार शक्ति प्राप्त है। लघुकरण की शक्ति और परिहार शक्ति प्राप्त है, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि लघुकरण क्या होता है। तो लघुकरण क्या होता है? सजा के नेचर की प्रकृति बदल देना। मतलब क्या है, अगर 10 ईयर का सजा दी गई है, 10 साल की सजा दी, कठोर सजा दी गई है, तो उसको 10 साल की साधारण सजा दे सकता है। अगर फांसी दी गई है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम क्या बात करते हैं, क्षमादान शक्तियों में ही हम बात करेंगे इन सभी के क्षमादान के कौन कौन से प्रकार होंगे। तो क्षमादान के देखिए जो आपको 5 प्रकार दिखाई दे रहे होंगे, तो यही क्षमादान के प्रकार होते हैं। एक तो लघुकरण, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, दूसरा परिहार, तीसरा विराम, चौथा प्रविलंबन और पांचवा है क्षमादान यानी पार्डन। तो सजा की प्रकृति बदली जाती है इसमें लघुकरण में, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। और इसमें परिहार में क्या होता है, सजा की मात्रा बदल दी जाती है, जैसे 6 वर्ष की सजा दी गई है तो 2 वर्ष में परिवर्तित कर दिया जाएगा। विराम में क्या होता है, शारीरिक दशाएं एवं मानवीय तथ्यों के आधार पर क्षमा करना। जो विराम होता है उसमें क्या होता है, रोक लगाना, सजा पर रोक लगा दी जाती है। कौन कौन सी? शारीरिक दशाओं को लेकर और मानवीय तथ्यों के आधार पर। जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं किसी भी महिला को सजा होने वाली होगी, मतलब उसे कठोर सजा है, और अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें क्या है, रोक लगा दी जाती है, उसकी सजा पर रोक लगा दी जाती है जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। या फिर कोई ऐसी स्थिति जो मेंटल इलनेस हो या उसे कोई गंभीर बीमारी हो तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, उस पर रोक लगा दी जाती है। प्रबलिम्बन क्या होता है, फांसी पर रोक लगाना। मतलब क्या है, रोक लगाया जाए, स्थायी रूप से टालने के लिए किया जाता है। इससे क्या किया जाएगा, स्थायी रूप से टालने के लिए। इसमें क्या है, फांसी पर रोक तो लगा दी जाएगी लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाएगा। फांसी पर यानी जो फांसी की अगर सजा दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उस पर रोक लगा दी जाएगी लेकिन खत्म नहीं किया जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। दोनों चीजें मतलब जितने भी पार्ट दिए गए क्षमादान के वो सभी आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में क्षमादान में और क्या आता है, क्षमादान में आता है व्यक्ति को पूर्णता क्षमा कर दिया जाता है। जो क्षमादान होती है वो व्यक्ति को पूर्णता क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पूर्णता जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। ये बात किसमें कही गई, अनुच्छेद 72 में कही गई है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए, यानी मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी वो मानने के लिए बाध्य किया गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके द्वारा जो भी एडवाइस दी जाएगी, सलाह दी जाएगी, वो किसको, राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। वो किसको माननी पड़ेगी, राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ये चीज याद रखना आप लोग। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी सलाह देगा, एडवाइस देगा, वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। लेकिन एक संविधान संशोधन और होता है 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा, जो क्या देगा, एडवाइस देगा, वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। लेकिन क्या है, इस पर विचार करने के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस से भेज सकता है, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रपति के पास वो विचार भेजेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए गए जाते हैं या माने जाएंगे। देश में जितने भी कार्य होंगे, मतलब किसी भी जगह पर कोई संधि हो रही है, किसी दूसरे देश के साथ संधि हो रही है, या फिर भारत के अंतर्गत कोई कंपनी या फैक्ट्री, जो गवर्नमेंट फैक्ट्री वो स्थापित की जा रही है भारत के अंदर पर, जो संघ सूची के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा है, तो वो किसके नाम पर होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, वो सारे कार्य कितने किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अनुच्छेद 77 यही बात कहता है कि देश के अंतर्गत जितने भी कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। और अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाएं प्रधानमंत्री से मांग सकता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है,
और जो राष्ट्रपति है वो जितने भी यूनियन से संबंधित, जो संघ से संबंधित जितनी भी प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाएं हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन है, वो प्रधानमंत्री से कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इनके शक्तियां के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा, यानी मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा। ये याद रखना, 12 सदस्यों को। अब वो 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो एक शब्द याद करिए, क्लास। क्लास से वो शब्द याद करिए, तो क्लास से संबंधित जो हैं वो 12 सदस्य होंगे। सी से तो कोई मतलब नहीं होगा। एल से क्या है? लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। इसके बाद में ए से मतलब क्या हो गया? आर्ट यानी कला। एस से मतलब क्या हो गया? साइंस यानी विज्ञान। वापस से दूसरे एस का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी या समाज, समाज। तो यदि कोई व्यक्ति इन जितने भी क्षेत्रों में विशेष योगदान देता है या विशेष योगदान रखता है, विशेष ज्ञान रखता है, तो उनको क्या है? राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेगा, सत्र का सत्रावसान करेगा, सत्र को आहूत करेगा। लोकसभा का क्या करेगा? विघटन करेगा, सत्र का सत्रावसान करेगा और सत्र का आहूत भी करेगा। और अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति के प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक में दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 87 बताता है। और अभिभाषण होता क्या है? तो राष्ट्रपति जो प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र की पहली बैठक जो होती है, उसमें लोकसभा के चुनाव के बाद में पहली बैठक में दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देता है। संयुक्त अधिवेशन, अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति होती है। ये किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति प्राप्त है, विधायी शक्तियां, और सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। सैन्य शक्तियां सर कैसे प्राप्त हैं? चलिए वेट करिए, अभी बताऊंगा। सैन्य शक्तियां ऐसे प्राप्त हैं कि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सिंपल सी बात है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कब बुलाता है? जब किसी विधेयक को दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किस विषय पर बुलाया जाता है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर बुला सकता है। धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, इन दोनों विधेयकों पर, यानी धन विधेयक हो और संविधान संशोधन विधेयक हो, इन दोनों विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है। तो सिंपल सी बात है, जो लोकसभा सदस्य चाहेंगे वही चीज वहां पर होगी। राज्यसभा की बिल्कुल सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो क्या है? वो जीत जाएंगे वहां पर। तो सिंपल सी बात है, इन दो विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। पारित कैसे होता है? संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल पारित कैसे होगा? साधारण बहुमत से पारित होगा। साधारण बहुमत से क्यों पारित होगा? क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल होते हैं, तो कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, अपना वोट दे सकता है। तो इस वजह से साधारण बहुमत से ही इसे पारित कर दिया जाता है। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, अनुच्छेद 118 के तहत। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। कितनी बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन? अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहली बार 1960 में दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। 1978 में बुलाया गया दूसरी बार। और ये कब बुलाया गया था? बैंकिंग सेवा आयोग के लिए बुलाया गया था। और मोरारजी देसाई पहली बार जनता पार्टी के, जो जनता पार्टी सत्ता में आई थी, पहली बार
1978 में, तो दूसरी बार 1978 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तीसरी बार बुलाया गया था सन 2002 में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर, यानी पोटा कानून जो है, पोटा कानून पर तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय वहां के मतलब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 111 में किसके बारे में चर्चा की गई है? वीटो पावर के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें कितने प्रकार की वीटो पावर बताई गई है? इसमें 4 प्रकार की वीटो पावर बताई गई है। याद रखिएगा आप लोग, 4 प्रकार की वीटो पावर कौन कौन सी होती है? तो 4 प्रकार में जो सबसे पहली वीटो पावर है वो है निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसके बाद में निलंबनकारी वीटो, इसके बाद में विशेषित वीटो और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो ये 4 प्रकार के वीटो के बारे में बताया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 वीटो पावर के बारे में बात कही गई है। इसके बाद में राष्ट्रपति, जो पहली वीटो है निरपेक्ष वीटो, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। संसद अगर कोई भी विधेयक पारित करता है तो राष्ट्रपति क्या है? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके वो विधेयक अपने पास रख सकता है। इस स्थिति में विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। वो क्या है? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इसके बाद में निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या होती है? निलंबनकारी वीटो ये होती है कि विधेयक को कुछ समय के लिए विचार करके या नहीं मानकर रोकना और इस विधायिका के हस्तक्षेप में के लिए संसद में वापस भेजना। और संसद में अगर वापस भेजा जाता है और संसद दोबारा से वापस भेज दे तो राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं। अब ये जो पहली वीटो है ना, ये पहली वीटो, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। अब यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं बची है। जो पहली वीटो है, निरपेक्ष वीटो या एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो, इसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब केवल 3 ही वीटो हैं, एक निलंबनकारी, दूसरा विशेषित वीटो, विशेषित वीटो को भी समाप्त, विशेषित वीटो तो है ही नहीं भारत में। और अब कौन सी वीटो? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। तो ये 2 वीटो अभी तक केवल भारत में उपस्थित हैं। इसके बाद में तीसरी वीटो कौन सी हो जाती है? विशेषित वीटो, इसे क्वालिफाइड वीटो। इसमें फैसले को आसानी से नहीं रोका जाता है, जबकि उसे अपनी अस्वीकृति के लिए कोई खास वजह या औचित्य देना होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो का प्रावधान नहीं है और इसको भी क्या है? समाप्त कर दिया गया है। ये जो पहली वीटो दी गई है इसको भी तो समाप्त कर दिया गया है। तो अब तक कितने? एक तो निलंबनकारी, ये है भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, और ये वाली वीटो जिसे जेबी वीटो कहते हैं, ये वाली वीटो भी राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, जो जेबी वीटो है या पॉकेट वीटो है, इसको कब तक कितनी बार यूज किया गया है? तो इसको केवल एक बार यूज किया गया है। कितनी बार यूज किया गया? एक बार। कौन कौन से ईयर यूज किया गया था? 1986 में यूज किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह उस समय के प्रेसिडेंट थे और जो विधेयक था वो क्या था? डाक विधेयक था। कौन सा विधेयक था? डाक विधेयक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। डाक विधेयक जो आया था, अब इस डाक विधेयक में क्या था? ये डाक विधेयक 1986 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। तो ये डाक विधेयक के अंतर्गत वो विधेयक था कि डाकिया अपने जो भी पत्र बांट रहा है तो उसमें से कोई एक पत्र, कोई भी एक लेटर या कोई भी एक पत्र अपने अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक पत्र निकाल कर खोलकर उसको पढ़ सकता था। तो ये एक डाक विधेयक था और इसमें क्या है? लोगों की प्राइवेसी भंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए क्या है? इसको ज्ञानी जेल सिंह ने जेब वीटो का यूज करके इस विधेयक को अपने पास रख लिया और ये आज के समय भी ये विधेयक जो है वो उपस्थित मतलब प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो में ही उपस्थित है। और उन्होंने, ज्ञानी जेल सिंह ने ये बात भी कही थी कि मैं इस विधेयक को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके अपने पास रख रहा हूँ। इसका आगे जितने भी राष्ट्रपति होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आगे आने वाले जितने भी राष्ट्रपति होंगे वो इस विधेयक को पॉकेट वीटो में ही संभाल कर रखेंगे, मतलब पॉकेट वीटो में ही ये बना रहेगा।
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो किस में आता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। इसके बाद में राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, उसका स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। शक्ति क्या है इसकी? विधायी शक्ति है। और अनुच्छेद 123 है, कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। कब बुलाता है? संसद का सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और एक विधेयक जारी कर देता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विधेयक जारी किया गया था, अध्यादेश जारी किया गया था और बाद में इसे कानून भी बना दिया जाता है। सामान्यतः किस विषय पर विधेयक जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। राज्य सूची इसमें अपवाद के तौर पर आएगा, मतलब कभी बाई चांस के लिए राज्य सूची पर भी जारी कर सकता है। इसकी आलोचना क्या है? शक्तियों के पृथक्करण में उल्लंघन करता है। अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक ये विधेयक जो अध्यादेश है वो रह सकता है। अवधि क्या होती है इसकी? 6 माह की अवधि होती है, मतलब 6 माह की अवधि ये रखता है कि 6 माह की अवधि तक ये अध्यादेश है वो बना रहेगा। लेकिन 6 सप्ताह का टाइम इसलिए दिया जाता है कि 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको वापस से पुनः पारित करवा दिया जाए तो ये विधेयक एक प्रॉपर विधेयक या बिल बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा पूरे देश में। तो ये इसीलिए से अधिकतम अवधि जो है इसकी वो कितनी है? 6 माह 6 सप्ताह है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल के बाद तो एंड हो जाएगा, लेकिन चलिए आपातकाल से पहले एक चीज यहाँ पर छूट रही है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, वहां पर मैंने अनुच्छेद 53 में आपको बहुत कम चीजें बताई थी। अब कार्यपालिका शक्ति के बारे में एक डिटेल तरीके से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो सभी अधिकारी की नियुक्ति तथा शपथ दिलाना, जितने भी अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति करना बाद शपथ दिलाना, ये क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। याद रखना ये चीज। इसके बाद में अगर हम विशेषाधिकार शक्ति के बारे में बात करें, कौन सी शक्ति के बारे में? विशेषाधिकार शक्ति। तो विशेषाधिकार शक्ति कौन कौन सी हो जाती है? जैसे कि विशेषाधिकार शक्ति ये हो जाती है कि राष्ट्रपति के आवास का कोई खर्च नहीं, इनको आवास दिया जाता है। इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद में इनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते हैं, फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते। लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रपति के पद से हटेंगे या इस्तीफा देंगे या फिर इनका कार्यकाल खत्म होगा तो क्या है? फौजदारी मामले चलाए जा सकते हैं। बल्कि क्या है यहाँ पर? दीवानी मामले, ये फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते हैं और दीवानी मामले जो हैं मामले चलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं और ये नहीं चलाए जा सकते हैं। इनके ऊपर नो टैक्स रहेगा। इनको एक आवास दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति आवास। तो राष्ट्रपति का आवास कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट हाउस। और इसे लूटियस दिल्ली भी कहते हैं, लूटियस दिल्ली। लूटियस दिल्ली क्यों कहते हैं उस जगह को? क्योंकि जो लूटियस थे, लूटियस, ये उस जगह के आर्किटेक्चर थे। क्या थे? आर्किटेक्चर थे जिन्होंने उस दिल्ली को बसाया है, इसीलिए इसे लूटियस दिल्ली भी कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बेसिक सी बात है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हिस्ट्री में आपने ये सभी चीजें सीखी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे किस बारे में बात करेंगे? आगे ये बात है कि जो विवेकाधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को जो विवेकाधिकार दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। विवेकाधिकार शक्तियां, सॉरी,
विवेकाधिकार शक्तियां। विवेकाधिकार शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो जब राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है तो उन स्थिति में उसे क्या कहते हैं? विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। जैसे कब कब निर्णय ले सकता है? जैसे कि जब मान लेते हैं लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, यहाँ पर ये चीज जरूर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति, जब प्रेसिडेंट अपने विवेक पर, अपने विवेक के अनुसार, विवेक के अनुसार क्या करता है? निर्णय लेता है। जब राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है उसे क्या कहते हैं? विवेकाधिकार शक्तियां कहते हैं। अब वो कैसे होता है? कि लोकसभा का त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना। अच्छा, त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, त्रिशंकु। लोकसभा का त्रिशंकु होना। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, इस समय केवल राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति ये जिसको मन चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति 30 दिन का समय देता है बहुमत सिद्ध करने के लिए। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को चुन लेता है। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, पूर्ण बहुमत ना मिले, याद रखिएगा। अब इसमें, इस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वो 30 दिन का समय देगा, 30 दिन का समय देगा। और किस लिए 30 दिन का समय देगा? वो 30 दिन का समय इसलिए देगा बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए 30 दिन का समय देगा राष्ट्रपति। अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अगर बहुमत सिद्ध ना होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को चुन लेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा, नियुक्ति करेगा। जैसे एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कैसे? त्रिशंकु सरकार बनी थी और उस समय पर जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री चुना था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और वो सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। इसके बाद में सैन्य शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति वैसे तो आप सभी को पता होगी और सिंपल सी चीज है, पूछी भी नहीं एग्जाम में इतना ज्यादा जाती है। तो सैन्य शक्ति क्या होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है या प्रधान होता है? प्रधान होता है। तीनों सेना का प्रधान होता है या प्रमुख होता है। युद्ध की घोषणा, युद्ध का विराम, ये सभी चीजों की घोषणा, डिक्लेरेशन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद में राजनैतिक शक्ति आती है। राजनैतिक शक्ति क्या आती है? आईएफएस को दूसरे देश में भेजता है। जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं उनको दूसरे दूसरे देश में भेजना, अपना मतलब अपने नाम पर ही भेजेगा ना। और पासपोर्ट पर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन देना पासपोर्ट पर। तो ये अन्य शक्तियों में आप कह सकते हैं राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां। तो राजनीतिक शक्तियों में क्या क्या आ जाता है? राजनीतिक शक्तियों में आ जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस के जितने भी लोग हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस को दूसरे देशों में भेजना, आईएफएस के लोगों को दूसरे देशों में भेजना, ये राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद में इंडिया का जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट का जो ऑथराइजेशन है वो कौन, किसके द्वारा दिया जाता है? ऑथराइजेशन किसके द्वारा दिया जाता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद में एक आती है एजुकेशन पावर।
जो शिक्षा से रिलेटेड इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, एजुकेशन पावर, इसको भी लिख लीजिए, सिंपल सा है, छोटा सा है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। एजुकेशन पावर होता है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होंगे, चांसलर कौन होंगे, चांसलर वो प्रेसिडेंट होते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो ये कुछ मैंने जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई थी वो मैंने लिखा दी हैं। आप ये ना सोचें कि ये नहीं बताया सर ने, ये छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है, मैंने सारी चीजें राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो बता दी हैं। अब यहाँ पर अगर हम सैन्य शक्तियों की बात करें तो सैन्य शक्तियों में आपको एक चीज का कंफ्यूजन होगा। अगर सैन्य शक्तियों में जो तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो अभी हाल ही में आपको एक पद सुनने को मिल रहा होगा सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये क्या होता है, ये का मतलब ये तो, और कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, उस तीनों सेना का प्रमुख होता है। देखिए पहले क्या होता था, हम यहाँ पर आपको दो तरीके से समझा रहे हैं, एक तो पहले का और एक वर्तमान का। वर्तमान का, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो पहले और वर्तमान की बात कर रहे हैं, और किससे रिलेटेड है, सैन्य शक्तियों से रिलेटेड है, सैन्य शक्तियों से रिलेटेड। यहाँ पर वो आपको सारी परेशानी दूर की जाएगी हमारे चैनल में, जो भी आपको हो रही होगी। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक, सभी लिंक प्रोवाइड कराई गई है, तो वहां से जाकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हर जगह से आप कांटेक्ट करिए और आप अपनी क्वेरी को हमसे जरूर पूछिए, आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो बात करिए। इसके अलावा आप एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको 49 रुपए में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगी। और जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, वो जो भी मेन एग्जाम है, वो सभी एग्जाम 49 रुपए में आपको 1 साल के लिए कवर हो जाएंगे। अब सैन्य शक्तियों में हम वापस आते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले इसका जो प्रोफार्मा या ड्राफ्ट बनता था वो ऐसे बनता था, सबसे ऊपर होता था प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर कौन होता था, प्रेसिडेंट। उनके जो नीचे काम करते थे वो कौन करते थे, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर के नीचे जो तीनों सेनाएं होती थी, क्या होती थी, तीनों सेनाएं, जैसे कि आर्मी, इसके जो चीफ होंगे आर्मी चीफ, इसके बाद में नेवी, तो नेवी के जो चीफ होंगे नेवी चीफ, इसके बाद में एयरफोर्स, जो एयरफोर्स के चीफ होंगे एयर मार्शल या एयर चीफ, तो इसके चीफ, ये तीनों लोग नीचे रहेंगे। इनके नीचे अब जो इनकी सेनाएं, बटालियन है या फिर जो भी सेनाएं हैं वो रहती थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में सबसे पहले कौन रहता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे रहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे रहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन रहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे जो वर्क करते हैं वो कौन करते हैं, आर्मी चीफ हो गए, इसके बाद में नेवी चीफ हो गए, नेवी चीफ, इसके बाद में एयरफोर्स चीफ, एयरफोर्स चीफ। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी होंगी, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ये संविधान के किस भाग में वर्णित की गई हैं, संविधान के भाग 18 में। इनको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर कवर कर रहे हैं। भाग 18 में राष्ट्रपति शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद में कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। हालांकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से और 1935 के एक्ट से भी ली गई हैं। उस समय पर मैंने आपको सारी डिटेल में सारी चीजें बताई थी जब हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था। आपातकालीन शक्तियों में जो सबसे पहला आपातकाल आता है अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में, और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज है,
एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी होगी, इससे पहले आप लोग ये याद रखिए, जो मैंने अभी आपको वीटो पावर बताई थी, जिसमें पॉकेट वीटो बताई थी, तो पॉकेट वीटो के अंतर्गत अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया अनुच्छेद 201 को लेकर। अनुच्छेद 201 को लेकर क्यों आया सर निर्णय? जब पॉकेट वीटो, हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉकेट वीटो का 111 में है, तो 201 को लेकर निर्णय क्यों आया? और पॉकेट वीटो के बारे में तो 201 को लेकर निर्णय इसलिए आया है कि राज्यपाल जो राज्य के लिए विधेयक या अध्यादेश जारी करेगा और वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो राष्ट्रपति उसका पॉकेट वीटो का पहले इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वर्तमान में जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो उस निर्णय के बाद में अब क्या है, अब राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। किसमें? जब राज्यपाल कोई विधेयक या अध्यादेश का बिल भेजेगा, कोई भी अध्यादेश भेजेगा, तो उसमें पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कौन? राष्ट्रपति। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में वापस आते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपातकालीन शक्तियां जो 352 से 360 तक इनकी चर्चा की गई है, तो 352 से 360 में, 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं लगी है, और राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में बार बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लग सकता है। सर्वाधिक बार अभी तक मणिपुर में लगा है। भीमराव अंबेडकर ने इसे मृत पत्र माना है। जो राष्ट्रपति शासन है, भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या माना है? मृत पत्र माना है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ये लगाया जाता है, और तीन प्रकार से लगाया जा सकता है: एक युद्ध की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से, और आंतरिक अशांति की वजह से। आंतरिक अशांति जो है वो पहले थी, अब इस समय क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। आंतरिक अशांति की जगह अब क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी 1975 में, तब आंतरिक अशांति बोलकर इमरजेंसी घोषित की थी, और 1975 से एक एक साल करके 1977 तक 2 साल के लिए लोकसभा का टाइम है बढ़ा दिया था। और इसी के चलते क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, और कहा था कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कोई भी वो नहीं रहेगा कि वो डायरेक्टली जब मन चाहे तब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे, बल्कि अब किसके पास? राष्ट्रपति के पास वो चीज चली गई थी। मतलब राष्ट्रपति को लिखित सलाह, राष्ट्रपति को पहले सलाह देनी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति चाहेगा तभी लगाएगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल। तो इस बारे में बात की गई थी। तो और अब तक 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 3 बार देखते हैं कब कब लगा। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम ये चीजें अब पूछी जाती हैं। 3 बार कब लगा है? एक लगा है बाह्य आक्रमण की वजह से। बाह्य आक्रमण की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से कब लगा था? जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। चीन के आक्रमण की वजह से 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इसके बाद में एक लगा था युद्ध की वजह से। तो युद्ध की वजह से कब लगा था? 1971 में। किसका किसका युद्ध हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। इसी युद्ध के बाद में किसका निर्माण होता है? बांग्लादेश का निर्माण होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए, बांग्लादेश का निर्माण होता है। इसके बाद में तीसरा लगा था आंतरिक अशांति की वजह से। आंतरिक अशांति की वजह से लगा था, और यह इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था 1975 से 1976 टू 1977। यहाँ पर 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि एक एक साल के लिए बढ़ता है ना राष्ट्रीय आपातकाल। तो पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, टोटल 2 साल के लिए बढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल, और 2 साल के लिए क्या कर दिया गया था? लोकसभा की टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई थी। इसके बाद में सशस्त्र, अब इसको पहले था ये, पहले क्या था? आंतरिक अशांति, लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह कर दिया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आता है, और ये कई बार लग चुका है। यदि राज्य 355 या 365 का उल्लंघन करता है, तो क्या है? राज्यपाल को सूचना दे, राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति को लिखित सलाह देना होगा, मंत्रिमंडल तब क्या करेगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा, और 60 दिन के भीतर अनुमोदन कार्य करना अनिवार्य होगा। और ये अनुमोदन का कार्य कौन करेगा? संसद करेगा। कितनी बहुमत के साथ? 1/2 की बहुमत के साथ। 6 महीने के लिए राजकीय आपातकाल लगाया जाता है,
और 6-6 महीने करके लगातार 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 361 की। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 361 के बारे में। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है, जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक उसके पास अदालती कार्यवाही से वह क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जो भी अदालती कार्यवाही होगी उससे क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में 365 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और या फिर हम कह सकते हैं उस राज्य में स्पेशल, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की जगह राष्ट्रपति शासन कर लीजिए, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। गलत हो गया थोड़ा सा, टाइपिंग मिस्टेक। तो इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये आपका जो टॉपिक है, राष्ट्रपति वाला टॉपिक एंड होता है। इसके बाद में हम उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको 49 रुपीज़ में आपको क्या मिलने वाला है, 49 रुपीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, मतलब टेस्ट पास मिलेगा। क्या मिलेगा, टेस्ट पास मिलेगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए 49 रुपए में आप टेस्ट पास ले सकते हैं और किसी भी ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आकाश ग्लोबल स्टडीज नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर भी ज्वाइन होकर आप इसकी पीडीएफ और एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करके इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।